नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 12th जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। कल हमने डिस्कस किया था लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन से रिलेटेड हमने ये बात की थी कि एक जीव जो है इसकी जीवन के अंदर अवस्था है जिसको हम 3 भागों में बांट कर हमने पढ़ा था, किशोरावस्था, जननावस्था और जीर्णावस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लैंगिक जनन है इस लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। अब देखिए लैंगिक जनन अपने आप में बहुत ही हम ये कहें कि वेल डेवलप्ड जीवों में पाया जाने वाला जनन है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, फिर जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, जीव का निर्माण होगा। बहुत ही जटिल प्रोसेस है। अब इसमें जो भी घटनाएं होती है इन घटनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। निषेचन, निषेचन। अब निषेचन से पहले की जो घटनाएं हैं इनको हम कहेंगे निषेचन पूर्व। ये है निषेचन पूर्व की घटनाएं। फिर आ जाता है निषेचन और नेक्स्ट आ जाता है निषेचन पश्चात घटनाएं। इस तरह से जो लैंगिक जनन के दौरान घटनाएं घटित होती है इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए निषेचन से पहले निषेचन पूर्व, निषेचन के बाद में निषेचन पश्चात घटनाएं। अब निषेचन से पहले क्या होता है? निषेचन होने से पूर्व 2 प्रकार की घटनाएं होती है। एक तो होता है युग्मक जनन, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होना, युग्मक जनन। दूसरा जो युग्मक बने इसका स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। निषेचन में युग्मक का स्थानांतरण होने के बाद नर युग्मक है वो मादा युग्मक से संलित होता है, उसी को हम कहेंगे निषेचन। तो निषेचन के अंदर तो क्या होगा, दोनों जो युग्मक हैं ये आपस में संलित हो जाते हैं, आपस में ये जुड़ जाते हैं। और इससे पहले 2 घटनाएं होती है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। और जो निषेचन पश्चात है इसके अंदर 2 घटनाएं होती है, युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव। इसमें 2 घटनाएं होती है, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज निर्माण और भ्रूणोद्भव। कुल मिलाकर इतनी घटनाएं हम है वो लैंगिक जनन की घटनाओं में शामिल करते हैं। सबसे पहले देखो निषेचन पूर्व को 2 भागों में बांटा, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। देखिए युग्मक जनन में क्या होगा, 2 प्रकार के जो जंतु है, नर है तो उसके द्वारा नर युग्मक का निर्माण होगा, नर के द्वारा किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक जनन के दौरान नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो नर युग्मक है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, जो मादा युग्मक है उसको हम अंडाणु कहते हैं। अब ये जब युग्मकों का निर्माण होगा तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे क्या होगा, जो जनक है वो 2n होता है लेकिन जो युग्मक होगा वो n होगा या अगुणित होता है। अब इसके बाद में युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण के अंदर जो 2 प्रकार के युग्मक बने हैं, अब दोनों में से जो मादा युग्मक होता है ये बड़ा होता है, अचल होता है और स्थानबद्ध होता है, जबकि ये जो नर युग्मक होता है यह गतिशील होता है। अब इस स्थिति के अंदर या इस घटना के अंदर जो गतिशील नर युग्मक है उसको मादा युग्मक तक स्थानांतरित किया जाता है। नर युग्मक का मादा युग्मक तक स्थानांतरण, इसको हम कहेंगे युग्मक स्थानांतरण। और निषेचन के अंदर क्या होगा,
नर और मादा युग्मक, जैसे नर युग्मक का स्थानांतरण मादा के पास हुआ है तो निषेचन की जो घटना होगी इसमें नर और मादा के केंद्रक आपस में मिल जाएंगे। इसमें दो केंद्रकों का संलयन होता है, केंद्रकों का संलयन होता है। दो केंद्रक पास पास आ गए, जैसे मान लो नर युग्मक मादा युग्मक पास पास आ गए, उसको निषेचन नहीं कहें। नर युग्मक और मादा युग्मक जो है इनके केंद्रक यदि आपस में मिल जाएंगे, संलित हो जाएंगे, या ये दोनों केंद्रक फ्यूज हो जाएंगे तो इसको हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब दो केंद्रकों का जैसे ही संलयन हुआ, एक कोशिका बन गई और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पुनः है वो डबल हो जाता है, या वह कोशिका पुनः द्विगुणित हो जाती है। इससे क्या होगा, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से या उनके संलयन से जो निषेचन हुआ उसके फलस्वरूप जो कोशिका बनती है वह कोशिका द्विगुणित होती है, इसको हम कहते हैं जाइगोट। अब भ्रूणोद्भव में क्या होगा, जो जाइगोट बना है इस जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और इस भ्रूण से बाद में शिशु का निर्माण होगा। शिशु का मतलब है वो नए जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन के दौरान ये जो हमने जो बोर्ड पे लिखी है विभिन्न प्रकार की घटनाएं, ये हमने सारांश रूप में ली है। अब हम इसको है वो डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं कि लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है। पहले हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना या घटनाएं, इसमें हमने दो पार्ट किए थे। नंबर 1 हम बात करते हैं युग्मक जनन। क्या बात कर रहे हैं, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, और युग्मक निर्माण के दौरान हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जनक जो कि द्विगुणित होता है, इससे जो युग्मक बनेंगे, इससे जो युग्मक बनेंगे वो अगुणित होते हैं। मतलब जो जनक है वो द्विगुणित होता है, जबकि युग्मक है वो अगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है, इसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, इसमें गुणसूत्र डबल होते हैं, जबकि इसमें जो गुणसूत्र है इसमें गुणसूत्र उसके आधे रह जाते हैं। इस तरह से जनक से जब युग्मक बनेंगे तब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो युग्मक के अंदर आधी रह जाती है। अब युग्मक जनन के दौरान दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। दो प्रकार के युग्मक कैसे? एक युग्मक बनेगा नर के अंदर जिसको हम कहते हैं नर युग्मक, दूसरा मादा के अंदर बनेगा, इसको हम कहते हैं मादा युग्मक। तो युग्मक है वो दो प्रकार के बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन में दो जीव होते हैं, एक नर और दूसरा मादा। लैंगिक जनन में नर और मादा ये दो जीव मिलकर नई संतान उत्पन्न करते हैं। तो लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दो जीव होना जरूरी है। तो दो जीव होंगे तो उसमें दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। अब देखिए ये जो युग्मक है यदि आकार परिमाप में समान है, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, ये यदि आकार आदि में समान है तो इसको हम कहेंगे समयुग्मक की स्थिति या समयुग्मक। और यदि आकार में अलग अलग है, जैसे शुक्राणु अंडाणु आकार में अलग अलग है, तो इसको हम कहेंगे विषम युग्मक की स्थिति। युग्मक आकार के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं।
एक तो है समयुग्मकी और दूसरे है विषम युग्मकी। अब समयुग्मकी का मतलब है नर और मादा युग्मक आकार और संरचना में समान है। नर और मादा युग्मक आकार और संरचना, आकार ऑब्लिक संरचना में समान होते हैं, तो इसको हम कहेंगे समयुग्मकी। विषम युग्मकी में क्या होगा, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग आकार या संरचना पाई जाती है। अब समयुग्मकी के अंदर क्या होगा, नर और मादा युग्मक आकार और संरचना में समान होते हैं, तो हम इसमें नर और मादा को पृथक करना चाहें तो उसमें कठिनाई होती है, या हम ये कहें कि एक जैसे होने के कारण इनको हमें वो पृथक नहीं कर सकते। नर और मादा युग्मक को अलग से श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। नर और मादा दोनों एक जैसे हैं, तो कौन सा नर है और कौन सा मादा है, हम इन दोनों को अलग श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। अब जो विषम युग्मकी जो युग्मक है, विषम युग्मकी का मतलब है नर और मादा दोनों युग्मक आकार संरचना में अलग अलग होते हैं। अब आकार संरचना में अलग अलग होंगे तो नर युग्मक और मादा युग्मक को हम अलग अलग कर सकते हैं। मादा युग्मक को अलग अलग श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, अलग अलग कह सकते हैं, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, अलग अलग श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। और सामान्यतः जो उच्च श्रेणी के जंतु है, उच्च श्रेणी के जो जंतु है या अधिकतर जो लैंगिक जनन करने वाले जंतु होते हैं उनमें ऐसे युग्मक होते हैं। उनमें क्या होगा, जैसे मान लो मनुष्य की मैं बात करूं तो मनुष्य के अंदर जो नर युग्मक है उसको हम कहते हैं शुक्राणु, और शुक्राणु इस तरह का होता है, मतलब ये युग्मक है वो गति कर सकता है तो इसमें पूंछ पाई जाती है। जबकि जो मादा युग्मक होता है जिसको हम अंडाणु बोलते हैं, यह गोलाकार होता है, यह गोलाकार होता है, अचल होता है, बड़ा होता है, और अचल होता है मतलब एक स्थान पे ये फिक्स रहेगा। जबकि यह इनमें पूंछ पाई जाती है, पूंछ उपस्थित होती है, और ये चल होता है और छोटा होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तो है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक। तो विषम युग्मकी जो होते हैं इसमें हम नर और मादा इनको अलग कर सकते हैं। ये हमने मनुष्य की बात की। यदि ऐसा कैसा पादपों में देखें तो पादपों के अंदर जो नर युग्म होता है उसको पराग कण बोलते हैं, और मादा युग्मक है उसको हम डिंब कहें, अंड कोशिका कहें या भ्रूण कोश कहें। तो दोनों में हम अंतर कर सकते हैं। अब लैंगिक जनन करने वाले जो जंतु है उनमें लैंगिकता, अब लैंगिकता की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक जंतु के अंदर नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। जब एक ही जंतु के अंदर नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं तो ऐसे जंतुओं को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। और यदि एक जंतु में एक लिंग, जैसे नर अलग होगा और मादा अलग होगा, तो ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी कहेंगे।
तो लैंगिकता के आधार पर जंतु दो प्रकार के हो जाते हैं, द्विलिंगी और एकलिंगी। द्विलिंगी का मतलब है दोनों जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, तो इसको हम उभयलिंगी भी कह सकते हैं। उभयलिंगी, नर और मादा के अंदर, एक ही जंतु के अंदर नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है। एक ही जंतु में नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। इसका उदाहरण देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केंचुआ, और हम देखें तो स्पंज, केंचुआ, स्पंज, और हम देखें तो टेपवर्म, फीताकृमि आदि, जौक भी इसमें आता है। ये जो जंतु है, एक जंतु के अंदर नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, तो इसको हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। अब एक लिंगी की बात करें तो इसमें एक जंतु के अंदर एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है। जैसे नर है तो उसमें नर जनन अंग पाया जाएगा, और मादा है तो उसके अंदर मादा जनन अंग पाया जाएगा। एक जंतु में एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है, एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है। उदाहरण के लिए इसका उदाहरण हम देखें तो मनुष्य इसका उदाहरण है, इसके अलावा तिल चट्टा भी इसी का उदाहरण है। मैक्सिमम हम हमारे चारों ओर लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं को देखते हैं, वे सभी एक लिंगी का उदाहरण है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। अब यदि हम यही कंडीशन पादपों में देखें, पादपों के अंदर भी एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों स्थिति पाई जाती है। द्विलिंगी जिसको हम उभयलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी, और एक लिंगी, द्विलिंगी और एकलिंगी। अब जंतुओं में है तो हम द्विलिंगी और एकलिंगी बोलते हैं। यदि पादपों की हम बात करते हैं तो द्विलिंगी जो स्थिति होती है इसको उभयलिंगाश्रयी बोला जाता है, उभयलिंगाश्रयी। और जो एकलिंगी स्थिति है इसको हम कहते हैं एकलिंगाश्रयी, एकलिंगाश्रयी। मतलब ऐसा पौधा जिसमें एक पौधे के ऊपर दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं उभयलिंगाश्रयी। और एक लिंगाश्रयी का मतलब एक पौधे में एक ही प्रकार का जनन अंग पाया जाता है। अब एक पौधे में एक प्रकार का जनन अंग पाया जाता है तो ये भी पौधे आगे दो प्रकार के हो जाएंगे। कैसे? मान लो एक ऐसा पौधा है जिसमें केवल पुंकेसर ही पाया जाता है, तो उसको हम कहेंगे पुंकेसरी पादप। दूसरा ऐसा पौधा है जिसके अंदर केवल स्त्री केसर पाया जाता है, तो उस पौधे को हम कहेंगे स्त्री केसरी। इसमें क्या पाया जाता है? पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर या नर जनन अंग पाए जाते हैं। इसमें है वो पुंकेसर या नर जनन अंग पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर केवल स्त्री केसर या मादा जनन अंग पाए जाते हैं, मादा जनन अंग पाए जाते हैं। अब इसमें ये उभयलिंगाश्रयी है, मतलब एक पौधे के ऊपर दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, तो इसको समथैलेसी भी कहा जाता है। इसको समथैलेसी भी कहा जाता है।
अब इसको समथैलेसी कहेंगे तो इसको विषमथैलेसी भी कहा जाता है। अलग अलग थोड़ी टर्म है, इसके बारे में ध्यान रखना है। जो उभयलिंगाश्रयी है इसको समथैलेसी भी कहा जाता है, और जो एक लिंगाश्रयी है उसको विषमथैलेसी भी कहा जाता है। अब हमने जो एक लिंगी के बारे में बात की है, एक लिंगी जो पौधे हैं उसमें पपीता और खजूर आते हैं। एक लिंगी के अंदर पपीता और खजूर, पपीता और खजूर। अब इसमें क्या होगा, नर पौधा अलग होगा और मादा पौधा है वो अलग होगा। द्विलिंगी की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम जो पौधे हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर, ये सभी है वो द्विलिंगी होते हैं। उदाहरण कुकुरबिटा और नारियल। क्लियर है। एक लिंगी जो पौधे हैं, यदि हम इन पौधों की खेती करना चाहें, इनकी यदि हम फसल लेना चाहें, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसमें एक पौधा नर है, दूसरा मादा है। नर कौन सा है और मादा कौन सा है, इसकी हमें अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर बात करेंगे कि जब युग्मक निर्माण का कार्य होता है, जब युग्मक निर्माण का कार्य होता है तब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। हम यहां पर उदाहरण लेते हैं कुछ जंतुओं के और कुछ पादपों के। उदाहरण के लिए, अब उसका जो मुख्य पौधा है उसमें गुणसूत्र कितने हैं, या मुख्य जो शरीर है उसमें कितने गुणसूत्र है, और इसके जो युग्मक बनेंगे, युग्मक के अंदर कितने गुणसूत्र है, युग्मकों में गुणसूत्र। मुख्य जो पौधा है या मुख्य जो जंतु है उसके शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं और उसके युग्मक के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये जंतु है, इन जंतुओं के हमने उदाहरण लिए। सबसे पहले जो मनुष्य है, मनुष्य की जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। जब मनुष्य के युग्मक बनेंगे शुक्राणु और अंडाणु, तो उसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, इसके आधे। घरेलू मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 12 है, युग्मकों में हो जाएगी 6। चूहे के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 42 है, तो उसमें कितनी हो जाएगी, 21। कुत्ते के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 78। तो जब युग्मकों का निर्माण होगा तो कितनी हो जाएगी, 39। फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तो युग्मकों के अंदर 4 हो जाएगी। तितली के अंदर 380 है, तो युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 190। एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 2 है, युग्मक के अंदर हो जाएगी 1। और ओलकैंथा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 1600, तो युग्मक के अंदर हो जाएगी 800। अब यहां पर जितने भी हमने लिखे हैं, मनुष्य के बारे में जानकारी है सभी को। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। अब इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो फल मक्खी है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 8। जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो फल मक्खी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 8, और युग्मक में कितनी हो जाएगी, 4। फल मक्खी के अंदर जो युग्मक बनेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या 4 हो जाएगी। और एस्केरिस जो जंतु है, एस्केरिस एक ऐसा जंतु है जिसमें न्यूनतम गुणसूत्र पाए जाते हैं, न्यूनतम गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक ऐसा जंतु जिसमें न्यूनतम गुणसूत्र पाए जाते हैं, कौन सा है, एस्केरिस। दूसरी बात करते हैं जो ओलकैंथा है।
ओलकेंथा के अंदर सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा और सबसे कम जिनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं वो आपको अलग से याद रखने हैं। तो यह एक ऐसा जंतु है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एग्जाम में सवाल आ जाए कि सबसे अधिक गुणसूत्र किस जंतु में पाए जाते हैं, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, ओलकेंथा। दूसरा प्रश्न है सबसे कम गुणसूत्र किस जंतु में पाए जाते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, एस्केरिस। फल मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, संख्या में 8। अब ये संख्या में 8 है जिसको हम 4 जोड़े भी कह सकते हैं। मुख्य शरीर के अंदर जितने गुणसूत्र है, युग्मकों की बात करेंगे तो इससे गुणसूत्रों की संख्या ये अधिक हो जाएगी। तो युग्मकों में जो गुणसूत्र हैं वो तो होते हैं n, जबकि मुख्य शरीर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 2n। इसको हम कहते हैं द्विगुणित। ये है द्विगुणित और इसको हम कहेंगे अगुणित। तो इस तरह से जंतुओं के विभिन्न प्रकार के हमने जंतुओं के उदाहरण पढ़े, जिसमें मुख्य शरीर के अंदर कितने गुणसूत्र है और इसके युग्मकों के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम पादपों के बारे में बात कर लेते हैं। पादपों में सबसे पहला उदाहरण है सेब। सेब के अंदर द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 34। तो इसके युग्मकों में कितनी हो जाएगी, 17 गुणसूत्रों को आधा कर दिया। धान या चावल, इसके अंदर कितने गुणसूत्र है, 24। तो युग्मकों में कितने हो जाएंगे, 12। मक्का के अंदर है 20। तो युग्मकों के अंदर कितने हो जाएंगे, 10। आलू के अंदर कितने हैं, 48। तो युग्मक के अंदर हो जाएंगे 24। हेप्लोपेपस, इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1। ओफियोग्लोसस जो प्लांट है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 1260। तो युग्मक में कितने हो जाएंगे, 630। और प्याज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है 32। तो प्याज के जो प्याज का जो युग्मक बनेगा उसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 16। अब देखिए यहां पर आपको न्यूनतम गुणसूत्र किसमें है, न्यूनतम गुणसूत्र पौधे का नाम है हेप्लोपेपस। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2। ये याद रखना है कि न्यूनतम गुणसूत्र किस पौधे के अंदर पाए जाते हैं, तो क्या नाम होगा, हेप्लोपेपस। दूसरा जो क्वेश्चन है ओफियोग्लोसस है, इसके अंदर सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जिसके अंदर सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पौधे का नाम क्या है, ओफियोग्लोसस। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 1260। इस तरह से ये जो पौधे हैं, पौधों के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। इस प्रकार हमने अभी बात की कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। अब देखिए ऐसे जीव जो पहले से ही अगुणित है, मतलब ऐसे जीव जिनका मुख्य जो शरीर है वो अगुणित होता है, ऐसे जीव जिनका मुख्य शरीर अगुणित होता है। अगुणित का मतलब उनका जो मेन प्लांट है या मुख्य जो शरीर है वो अगुणित होता है, मतलब उसमें पहले से ही गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है। तो ऐसे जीवों के अंदर जब युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, जब युग्मक निर्माण की क्रिया होती है तब इन जीवों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से गुणसूत्रों की संख्या अधिक है। तो इनमें युग्मक निर्माण के समय सूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? सूत्री विभाजन होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, निम्न वर्ग के जो जीव है उनमें ऐसा होता है, जैसे मोनेरा। मोनेरा जो जगत है, मोनेरा जगत के अंदर जितने भी जीव है इन सभी जीवों के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट मोनेरा के बाद में फंजाई। फंजाई के अंदर भी ऐसा होता है। और नेक्स्ट जो हमारा जगत है
प्लांटी। तो प्लांटी के अंदर प्लांटी को 5 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इस प्लांटी के अंदर जो शुरुआत के 2 है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, वो पौधे हैं वो अगुणित होते हैं। प्लांटी के अंदर थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये जो प्लांट है ये अगुणित होते हैं। इसका मतलब इनमें जब युग्मकों का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो पौधे हैं या ये जो जीव है इनका मुख्य शरीर ही अगुणित होता है। इसलिए इसमें युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन? सूत्री विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे जीव जिनका मुख्य शरीर है वो द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो ऐसे जीवों के अंदर युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनमें है वो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं वो कौन से हैं? प्लांटी वाले। उदाहरण के लिए जो प्लांटी में हमने अभी बात की है कि ये जो 2 थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये अगुणित है, तो बाकी वाले जो 3 बच गए वो द्विगुणित होते हैं। इसमें हो जाएगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये है वो द्विगुणित होते हैं। इसके अलावा यदि हम द्विगुणित की बात करें तो अधिकांश जो प्राणी होते हैं, अधिकांश प्राणी, सभी नहीं, अधिकांश जो प्राणी होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। इसमें मनुष्य भी शामिल है। इसमें मनुष्य भी शामिल है। इसका मतलब ये जो जीव है, इन जीवों के अंदर जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है तब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है। इस तरह से अभी तक हमने निषेचन पूर्व की जो घटना है उसमें युग्मक जनन वाला बिंदु क्लियर किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मकों का निर्माण हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक इनका निर्माण हो गया, और निर्माण होने के बाद उस जीव के शरीर के अंदर ये युग्मक उपस्थित है। अब क्या होगा? युग्मकों का स्थानांतरण होगा। देखिए, युग्मक का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? युग्मक का स्थानांतरण इसलिए जरूरी है कि नर और मादा ये जो युग्मक है इनका मिलना जरूरी है, क्योंकि ये जब मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया संपन्न होगी और निषेचन के बाद में ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए नर और मादा युग्मक इनका मिलना जरूरी होता है। अब हम शैवालों की बात करें। शैवाल ये जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं तो इनमें क्या होगा? जो नर युग्मक है उसको पानी में त्याग दिया जाएगा, जो मादा युग्मक है उसको भी पानी के अंदर त्याग दिया जाएगा, और ये संयोग से मिलेंगे और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये जल में पाए जाते हैं। नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक जल में छोड़ दिए जाते हैं। जल में छोड़ दिए जाते हैं और ये संयोग से मिलते हैं। संयोग से मिलने पर निषेचन की क्रिया होती है। और सामान्यतः हम बात करते हैं कि जो नर युग्मक होता है,
जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक गतिशील होता है, चल होता है, मतलब मोटाइल होता है, गति कर सकता है, और ये थोड़ा छोटा होता है ताकि आराम से मादा युग्मक तक पहुंच सके। जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक यह अचल होता है, अचल होता है, थोड़ा बड़ा होता है और स्थानबद्ध होता है। इसलिए अब युग्मक का स्थानांतरण जरूरी हो जाता है, क्योंकि मादा स्थानबद्ध है और उस मादा तक नर युग्मक को जाना होता है या नर युग्मक का स्थानांतरण जरूरी होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मादा युग्मक तक नर युग्मक को ले जाना जरूरी होता है या मादा युग्मक के पास नर युग्मक का जाना जरूरी होता है। इसी को हमें वो स्थानांतरण कहते हैं। अब नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और शैवालों के अंदर ये जो माध्यम होता है वो जल होता है। कुछ कवक की यदि हम बात करें तो कुछ कवक के अंदर, सभी में नहीं होता, कुछ कवक के अंदर नर और मादा दोनों गतिशील होते हैं, दोनों युग्मक गतिशील होते हैं, ताकि ये गति करते हुए नर मादा के पास, मादा नर के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यदि हम पादपों की बात करें तो पादपों के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इतने सारे पाए जाते हैं। अब इसमें जो पहला वर्ग है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, अब थैलोफाइटा तो हम शैवाल को ही कहते हैं, और शैवाल है वो हमने ऊपर अभी पढ़ लिया। इसके अलावा ये तो पानी में ही पाए जाते हैं, तो इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं और पानी है वो माध्यम के रूप में कार्य करेगा, नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलवाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये पौधे पानी से बाहर पाए जाते हैं, लेकिन इन पौधों के अंदर ध्यान रखना, याद रखना, इन पौधों के अंदर निषेचन के दौरान पानी की आवश्यकता रहती है। ये पौधे जल से बाहर पाए जाते हैं, पौधे जल से बाहर स्थित होते हैं, लेकिन निषेचन के दौरान, निषेचन के दौरान जल आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब निषेचन के दौरान इनमें जल आवश्यक है, इसका मतलब इन पौधों का जीवन चक्र बिना पानी के पूरा नहीं हो सकता। ये जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इन पौधों का जीवन चक्र बिना पानी के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, इन पौधों का विस्तार उतना नहीं है। उतना नहीं का मतलब क्या है? इनका विस्तार जहां पर पानी अवेलेबल है या जहां पानी पाया जाता है उसके आसपास ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मक को आपस में मिलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पादप है, इनका विस्तार मरुस्थल में नहीं है, इनका विस्तार मरुस्थल तक नहीं है। किनका विस्तार? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट जो पौधे हैं, इनका जो विस्तार है या इनका जो फैलाव है वो मरुस्थल तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, और इन पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो जल की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अभी तक हमने ये जो बात की है, इसमें नर और मादा युग्मक संयोग से मिलते हैं। अब ये संयोग से मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? नर युग्मकों का निर्माण अधिक संख्या में होता है। नर युग्मकों का निर्माण अधिक संख्या में होता है, अधिक संख्या में होता है। अब अधिक संख्या में क्यों होता है? यह भी तो क्वेश्चन है। जो अभी तक हमने बात की है, शैवाल, कवक,
ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, इसमें क्या होता है, संयोग से नर युग्मक पानी में त्याग दिया, मादा युग्मक पानी में त्याग दिया, ये संयोग से मिलेंगे। ऐसी स्थिति में इनमें क्या होता है, जो नर युग्मक है या जो मादा युग्मक है, या हम कहें कि युग्मकों की संख्या बहुत अधिक होती है। रीजन ये है कि इस तरह से पानी के अंदर जो युग्मक जाएंगे तो इनके नष्ट होने के, इनके खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये जो युग्मक है ये कई हजारों की संख्या में पैदा किए जाते हैं ताकि जो नष्ट हो जाएंगे उस युग्मकों की भरपाई की जा सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उच्च वर्ग वाले पौधे हैं, उच्च वर्ग वाले जो पौधे हैं उनमें युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए ऐसे पौधे जो हैं उच्च वर्ग वाले पौधे हैं, जैसे मान लो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन पौधों में क्या होगा, इन पौधों के अंदर नर युग्मक जिसको हम कहते हैं परागकण, इसका निर्माण हो जाता है। और इसका निर्माण हम पढ़ते हैं कि जो पराग कोश है, ये पराग कोश है, इस पराग कोश के अंदर इसका निर्माण हो गया, किसका, पराग कणों का निर्माण हो गया। उसके बाद में मान लो ये दूसरा कोई पुष्प है और पुष्प का ये मादा वाला भाग है और मादा वाले भाग में ये ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है। और इसके बीच में ये जो अंडाशय वाला भाग है इसके अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है और इसी के अंदर है वो अंड कोशिका पाई जाती है। अंड कोशिका जिसको हम कहते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक है वो यहां पर पाया जाता है। ये बीच वाला जो पाइप नुमा भाग है इसको हम वर्तिका बोलते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। अब इस स्थिति में ये उच्च वर्गीय जो पौधे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसमें इस तरह से नर युग्मक परागकण का निर्माण हुआ, इस तरह से मादा युग्मक अंड कोशिका का या भ्रूण कोश का निर्माण हो गया। अब इनमें जब परागकणों का निर्माण होगा तो सबसे पहले यहां पर ये जो परागकण है किसी माध्यम के द्वारा इस वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं। मतलब परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं, इस घटना को हम कहते हैं परागण। इनमें क्या होगा, परागण होगा। परागण का मतलब क्या हुआ कि जो परागकण है, परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, सबसे पहले यह कार्य होगा। परागकण जो कि पराग कोश के अंदर बने हुए हैं, ये परागकण किसी माध्यम के द्वारा, किसी साधन के द्वारा ये है वो यहां तक पहुंचेंगे। अब ये किसके द्वारा होगा, किसी माध्यम के द्वारा होगा। अब ये माध्यम सामान्यतः वायु होता है, इसके अलावा जल भी हो सकता है और अन्य जंतु भी हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये जो परागण है, परागण की क्रिया के दौरान जो परागकण है वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो गए। अब क्या होगा, यहां पर जो परागकण पहुंच गया है, अब इस परागकण में क्या होगा, अंकुरण होगा। इस परागकण का अंकुरण होगा और जब परागकण में अंकुरण होगा, परागकण इसमें क्या होगा, अंकुरण। अब अंकुरण होने पर पराग नली का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण। और ये जो पराग नली है, इस तरह से ये पराग नली वर्तिका वाले भाग से होती हुई नीचे जो बीजांड है उस बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी और बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद वो क्या करेगी, जो नर युग्मक, अब परागकण के अंदर दो नर युग्मक पाए जाते हैं। परागकण के अंदर दो नर युग्मक
पाए जाते हैं। तो ये एक स्पेशल जो मेथड है, इसके द्वारा जो पराग नली के अंदर जो नर युग्मक है उनको इस अंड कोशिका तक पहुंचाया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैटर है वो युग्मक स्थानांतरण के अंदर आएगा। अब पराग नलिका का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि इस नली के द्वारा दो नर युग्मकों को बीजांड में स्थानांतरित किया जाता है। अब बीजांड में स्थानांतरित क्यों करते हैं? क्योंकि बीजांड के अंदर मादा युग्मक पाया जाता है। बीजांड के अंदर मादा युग्मक पाया जाता है, इस वजह से दो नर युग्मकों को बीजांड तक ले जाने के लिए पराग नलिका का निर्माण होता है। अब यदि हम जंतुओं में बात करें युग्मक स्थानांतरण की, जंतुओं में जैसे मान लो हमने उदाहरण ले लिया मनुष्य का जो उदाहरण लिया है, मनुष्य के अंदर अब देखो इसमें नर और मादा, ये नर है, दूसरा मादा है। नर के अंदर क्या बने? शुक्राणु। मादा के अंदर क्या बने? अंडाणु। नर के अंदर और मादा के अंदर जो संबंधी युग्मक है उनका निर्माण हो गया। नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो गया, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण हो गया। अब देखो इनकी विशेषताएं। जो अंडाणु है यह आकार में होता है बड़ा, अचल होता है, बड़ा होता है, अचल होता है, मतलब इसमें गति नहीं हो सकती। शुक्राणु है तो ये आकार में होता है छोटा और इसमें एक छोटा पूंछ पाया जाता है, इस वजह से यह चल होता है या इसमें गति हो सकती है। अब इसमें शुक्राणु और अंडाणु, अब इन दोनों को मिलने के लिए या इन दोनों के मिलने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मैथुन क्रिया संपन्न होती है। कौन सी क्रिया संपन्न होती है? मैथुन क्रिया, या हम इसको सहवास भी कह सकते हैं, इसको संभोग क्रिया भी कहा जाता है। मैथुन क्रिया, सहवास या संभोग क्रिया। इस क्रिया के दौरान क्या होगा? नर के द्वारा जो नर युग्मक है शुक्राणु, ये शुक्राणु मादा के जनन भाग में त्यागे जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं। इस क्रिया में नर के द्वारा शुक्राणुओं को या शुक्राणुओं का मादा के जनन पथ में, इस क्रिया में नर के द्वारा शुक्राणुओं का मादा के जनन पथ में स्थानांतरण किया जाता है। शुक्राणुओं का स्थानांतरण हो गया मादा के जनन पथ के अंदर। अब जैसे शुक्राणुओं का स्थानांतरण योनि भाग में हो गया या गर्भाशय तक हो गया, अब ये शुक्राणु गतिशील होते हैं, गति करते हुए मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अब ये शुक्राणु पूंछ की सहायता से गति करते हुए मादा युग्मक अंडाणु तक जाते हैं। मादा युग्मक अंडाणु तक जाते हैं। इस तरह से जंतुओं में क्या होता है? जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक तक स्थानांतरित होता है या वहां तक पहुंचता है। ये मैंने मनुष्य को उदाहरण दिया, बाकी जितने भी जंतु है जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सभी के अंदर ये का ये प्रोसेस पाया जाता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, दूसरी घटना। निषेचन का मतलब है, अभी तक हमने बात की नर युग्मक को मादा युग्मक तक स्थानांतरित किया गया। अब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होगा,
मतलब नर युग्मक का जो केंद्रक है वो मादा युग्मक के केंद्रक से फ्यूज होगा, संलयित होगा, या दोनों के जीव द्रव्य आपस में मिलेंगे। इस घटना को निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। दो जो युग्मक है, ये युग्मक आपस में मिल जाएंगे, इनके केंद्रक आपस में मिल जाएंगे। केंद्रकों के मिलने से कोशिका एक बनेगी, जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाएगा। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब इसमें जैसे मान लो एक ये मादा युग्मक है, इसके पास में ये नर युग्मक आ गया, दोनों पास पास आ गई, दोनों पास पास में है, इसका मतलब इसको हम निषेचन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन दोनों के केंद्रक आपस में संलयित नहीं हुए हैं या इनके केंद्रक आपस में नहीं मिले हैं, इस वजह से हम इसको निषेचन नहीं कहेंगे। अब इसमें जब निषेचन की क्रिया संपन्न होगी तो शुक्राणु अंडाणु दोनों के जीव द्रव्य मिलेंगे तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। अब ये जो युग्मनज का निर्माण हुआ है, हालांकि इसका निर्माण शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों के मिलने से हुआ है, लेकिन यहां पर यह कोशिका एक ही कहलाएगी। एक कोशिका है, ये एक कोशिका का निर्माण हुआ। युग्मनज एक कोशिका है और सामान्यतः सभी जीवों की जो शुरुआत है इस एक कोशिका से ही होती है। सभी जीवों का जो आरंभन है वो इस एकल कोशिका से होता है और इस कोशिका का नाम है जाइगोट। इस एकल कोशिका से होता है या जाइगोट से होता है। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ? कोशिका तो भाई शुक्राणु अंडाणु दो अलग अलग कोशिका थी, दोनों के जुड़ने से कोशिका एक बनी। तो चेंज क्या हुआ कि युग्मकों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी थी, जबकि जाइगोट के अंदर गुणसूत्र डबल हो गए। जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित होता है। देखिए जैसे ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, ये भी एन है, ये भी एन है। इन दोनों के मिलने की क्रिया को हमने क्या कहा? निषेचन। और इससे किसका निर्माण हो गया? जाइगोट का निर्माण हो गया। और ये जाइगोट है वो एन है। कोई भी जीव इस पृथ्वी के ऊपर जो आया है उसका जो आरंभन है, उसकी जो शुरुआत है वो इस जाइगोट से होती है। तो इस तरह से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। अब इसमें कई बार क्या होता है, कई बार जो मादा युग्मक है उसका नर के साथ संलयन नहीं होता है, मतलब निषेचन नहीं होता है, उसके बावजूद भी मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसको अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन किसे कहेंगे? बिना निषेचन के जनन का होना। बिना निषेचन के जनन का होना, इसको हम कहेंगे अनिषेक जनन। या हम ये कहें कि बिना नर युग्मक के संलयन से ही मादा युग्मक के द्वारा यदि जाइगोट का निर्माण हो जाए, बिना नर युग्मक के संलयन से ही मादा युग्मक के द्वारा युग्मनज का निर्माण होकर नए जीव का निर्माण हो जाए, नए जीव का निर्माण हो जाए, तो इसे हम अनिषेक जनन कहेंगे।
उदाहरण के लिए कई रोटरी फर्श, एक दो पक्षी का नाम भी आता है, इसमें आता है टर्की, टर्की पक्षी, और जो मधुमक्खी होती है बंध्य मधुमक्खी, उसका जनन या उसका निर्माण भी अनिषेक जनन के द्वारा होता है। पादपों की बात करें तो एक पादप का उदाहरण लिख लेते हैं, अंगूर और केला। मतलब बिना निषेचन के जनन हो जाना, बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है। अब ये निषेचन कहां पर होता है, इसके आधार पर यह निषेचन दो प्रकार का होता है। कहां पर होता है निषेचन? निषेचन यदि जंतु के जीव के शरीर के अंदर होता है तो इसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन, और यदि जंतु के शरीर से बाहर होता है तो इसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन ये सामान्यतः जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, मछली है, मछलियां, उभयचर, इसके अलावा जो शैवाल है, पौधे, शैवाल आदि, इनमें निषेचन की क्रिया है वो इनके शरीर के अंदर नहीं होकर बाहर होती है। निषेचन है वो बाहर होता है, निषेचन बाहर होता है। अब बाहर कहां पर होगा? पानी के अंदर होगा। नर के द्वारा नर युग्मक त्याग दिया जाएगा, मादा के द्वारा मादा युग्मक त्याग दिया जाएगा, और जल के अंदर ये संयोग से मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, जाइगोट का निर्माण होगा और नए जीव का निर्माण हो जाएगा। अब आंतरिक निषेचन है, इसमें क्या होगा? इसमें आंतरिक निषेचन के अंदर पहली बार इसके उदाहरण देख लेते हैं। जो पादप है, पादपों के अंदर जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जितने भी प्लांट हैं इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम जंतुओं की बात करें तो सरीसृप, उसके बाद में पक्षी और स्तनधारी, इन जीवों के अंदर है वो आंतरिक निषेचन संपन्न होता है। आंतरिक का मतलब निषेचन की क्रिया, निषेचन जीव के शरीर में संपन्न होता है। यदि निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर संपन्न होती है तो इसको हम कहेंगे आंतरिक निषेचन, और यदि जीव के शरीर से बाहर संपन्न होती है तो इसको हम कहेंगे बाह्य निषेचन। अब देखो, आंतरिक निषेचन मतलब निषेचन जीव के शरीर के अंदर हुआ। अब निषेचन जीव के शरीर के अंदर हुआ तो जाइगोट भी जीव के शरीर के अंदर बनेगा। जाइगोट शरीर के अंदर बनेगा तो पूरे जीव का जो परिवर्तन है, भ्रूण का जो विकास है, वो उस जीव के शरीर के अंदर ही होता है। इसका मतलब आंतरिक निषेचन के दौरान जो संतान बनती है वो सुरक्षित होती है, जबकि बाह्य निषेचन के अंदर, ये पानी के अंदर निषेचन हो गया। अब पानी के अंदर निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण हुआ, जीव का निर्माण हो रहा है, तो इसमें जो संतान उत्पन्न होती है, इसमें अधिकतर संतान जो है, अधिकतर संतान जो शिकारी होते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार कर ली जाती है। अधिकतर संतान है वो शिकारियों के द्वारा शिकार कर ली जाती है। इसमें देखें, इसके अंदर जो जीव बनेगा उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक निषेचन में जो जीव है उन जीवों की उत्तरजीविता अधिक होती है। इन जीवों की उत्तरजीविता अधिक होती है।
इन जीवों की उत्तरजीविता है वो अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? क्योंकि इनको सुरक्षित वातावरण मिल जाता है, सुरक्षित वातावरण मिल जाता है। इस वजह से आंतरिक निषेचन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी उत्तरजीविता अधिक होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन हो गया, उसके बाद में कौन सी घटना होती है? इसमें पहली हम बात करेंगे युग्मनज का निर्माण। और इसके बारे में हमने बात कर ली कि निषेचन हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलित होते हैं, इसी के साथ युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, उस जीव की ये प्रथम कोशिका होती है, उस जीव की ये प्रथम कोशिका होती है। अब युग्मनज का निर्माण होने के बाद युग्मनज का क्या होगा? अब इसमें यदि उच्च वर्ग वाले पादप है या जंतु है तो उसमें ये जो जाइगोट है इससे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। लेकिन कुछ शैवाल और जो फंजाई है, कुछ शैवाल और कवक, इनमें जो युग्मनज है इसके चारों ओर कठोर भित्ति वाला एक आवरण बन जाता है, कठोर भित्ति वाला आवरण बन जाता है और कुछ समय तक यह इसी स्थिति में रहेगा। इसको हम कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल मतलब कुछ समय तक यह युग्मनज इसी स्थिति में रहेगा, इसी स्थिति में रहता है। जितने समय तक वो रहेगा उसको क्या कहेंगे? विश्रांति काल कहेंगे। अब विश्रांति काल के बाद में ये जो युग्मनज है इसमें अंकुरण होगा। इसके बाद अंकुरण होने से, इसके बाद अंकुरण से नया जीव बन जाता है। इसके बाद अंकुरण की क्रिया होगी जिससे नया जीव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो युग्मनज है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, या हम ये कहें कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, इनके बीच में एक मुख्य कड़ी का कार्य करता है। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच, दूसरी पीढ़ी के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। युग्मनज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी के बीच में मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। निषेचन पश्च के अंदर हमने पहली जो घटना पढ़ी युग्मनज का निर्माण, उसके बाद नंबर 2 हम बात करते हैं भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव का मतलब है भ्रूण का उद्भव। अब भ्रूण का उद्भव किससे होगा? जाइगोट से होगा। तो हम लिख सकते हैं युग्मनज से, युग्मनज से भ्रूण का विकास या भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भव कहलाता है। युग्मनज से या जाइगोट से भ्रूण का विकास, जाइगोट से भ्रूण का विकास होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। अब इस भ्रूणोद्भव के अंदर 2 घटनाएं होती है। पहली घटना तो होती है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में क्या होगा? कोशिकाओं में विभाजन होगा। दूसरा होता है कोशिका विभेदीकरण, कोशिका
विभेदीकरण। कोशिका विभाजन में कोशिका में विभाजन होगा, कोशिकाओं में विभाजन होता है। इससे क्या होगा, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं जीव की क्या होती है, वृद्धि होती है या ग्रोथ होती है। कोशिका विभेदीकरण में क्या होगा, कोशिका विभेदीकरण के अंदर कोशिकाएं मिलकर कोशिकाएं विभेदित हो जाती है और ये कोशिकाएं मिलकर ऊतक और अंगों का निर्माण करती है। इसमें कोशिकाएं विभेदित होकर ऊतक और अंगों का निर्माण करती है। कोशिका विभेदीकरण के अंदर कोशिकाएं विभेदित होकर ऊतक और अंगों का निर्माण करती है। इस तरह से कोशिका विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 496, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसे हम कहते हैं उस जीव की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है या वृद्धि हो रही है। अब जैसे जैसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ये कोशिकाएं क्या होती है, विभेदित होती है और ये कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण शुरू कर देती है या अंगों का निर्माण शुरू कर देती है। इस तरह से ये जो दो घटनाएं हैं, इन दोनों घटनाओं के बाद जो युग्मनज है, युग्मनज से क्या बनेगा, पहले भ्रूण बनेगा और भ्रूण का विकास होने से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये जो लैंगिक जनन की जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान एक जनक पीढ़ी से विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के बाद एक संतान की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, हमने जितने भी प्राणियों के बारे में बात की है, ये जो प्राणी होते हैं, प्राणियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अंडे देते हैं, उनको हम कहते हैं अंडज। अंडे देने वाले जो जीव है, जो प्राणी है, उनको अंडज बोला जाता है। और वे जंतु, वे जीव जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, इनको जरायुज कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है, अंडज का मतलब क्या है, ये जंतु है वो निषेचित अंडे देते हैं। निषेचन तो होगा आंतरिक, और निषेचन के बाद में ये अंडे देते हैं। और अंडे देने के बाद इन अंडों के ऊपर कैल्शियम का आवरण होता है। कैल्शियम का एक आवरण बन जाता है, कैल्शियम का कठोर आवरण बन जाता है, ताकि इसके अंदर है वो जीव का विकास होता है। जीव का विकास होता है, सुरक्षित स्थान पर अंडे दिए जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है, जीव का विकास होता है। और एक निश्चित समय अवधि के बाद में, निश्चित समय अवधि के बाद में ये जो अंडा है ये फूटता है, मतलब स्फुटन होता है। जो समय अवधि है, इसको जो जितना टाइम लगेगा, इसको हम कहते हैं निवेशन अवधि या निवेशन काल। निवेशन अवधि। अब निवेशन अवधि के बाद में क्या होता है, अंडों का स्फुटन होता है, मतलब अंडे का फटना। और जब अंडों का स्फुटन होगा तो इससे नया जीव है वो बाहर आता है। ऐसा जो अंडज जंतु होते हैं उनमें यह प्रक्रिया होती है। अब जरायुज है, जरायुज जो जंतु है, जरायुज के अंदर क्या होता है, जरायुज को हम सजीव प्रजक भी कह सकते हैं, सजीव प्रजक भी बोला जाता है। अब इनमें जो मादा है, मादा के शरीर के अंदर ये सब प्रोसेस हो रहा है। मादा के शरीर के अंदर क्या हो रहा है, भ्रूण का विकास। मादा के शरीर के अंदर भ्रूण का विकास हो रहा है।
अब मादा के शरीर में जब भ्रूण का विकास होगा तो एक निश्चित समय अवधि, जिसको हम कहते हैं गर्भावधि, गर्भावधि के दौरान, गर्भावस्था के दौरान इस भ्रूण का पूरी तरह से विकास हो जाता है, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान क्या होगा, शिशु का विकास होता है, शिशु का विकास होगा। और गर्भावधि का जब समापन होगा तब एक प्रोसेस है प्रसव, इसके द्वारा शिशु का जन्म होता है। प्रसव के द्वारा, पार्चुरेशन के द्वारा शिशु का क्या होता है, जन्म होता है। इसके बाद जो मादा है वो इस शिशु की देखभाल करती है, या शिशु है वो शिशु का संरक्षण किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। मादा के द्वारा इस बच्चे को है वो दूध पिलाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्राणी दो प्रकार के हो गए, अंडज और जरायुज। अंडज है उसमें ऐसे जीव बनता है, जरायुज है उसमें है वो इस तरह से जीव का निर्माण होता है। अब शिशु का जब संरक्षण होगा तब इसकी देखभाल भी होगी और बच्चों को दूध पिलाने का कार्य भी मादा के द्वारा किया जाता है। इस तरह से जो जरायुज जंतु है इनमें जो संतान उत्पन्न होती है उनकी उत्तरजीविता बहुत ही अधिक पाई जाती है। अब हम पादप के बारे में बात करें, जो उच्च वर्गीय पौधे हैं उनमें यदि बात करें तो जो नर युग्मक है, नर युग्मक ने अंड कोशिका से संलयन किया और इससे युग्मनज का जो निर्माण हुआ, ये युग्मनज कहां पर विकसित हो रहा है, बीजांड के अंदर। कहां पर है, बीजांड के अंदर स्थित है। अब बीजांड के अंदर ही युग्मनज का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण। युग्मनज से भ्रूण बन गया और बीजांड से क्या बनेगा, बीज। बीजांड से बीज बनेगा। और ये जो बीजांड है, ये बीजांड कहां पाया जाता है, बीजांड अंडाशय में पाया जाता है। बीजांड कहां पर है, अंडाशय में है। तो अंडाशय के द्वारा क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय की जो भित्ति है, इसके द्वारा फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। तो इस तरह से पुष्पीय पौधों के अंदर युग्मनज से क्या बन गया, भ्रूण। बीजांड से क्या बन गया, बीज। अंडाशय से क्या बन गया, फल। और अंडाशय की भित्ति से क्या बन गई, फल भित्ति बन जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सबसे बाहर की ओर क्या है, ये मान लो फल भित्ति है, और ये क्या है, फल। इसके अंदर ये है बीज और इसके अंदर ये पाया जाता है भ्रूण। तो हम ऐसे कह सकते हैं सबसे बाहर क्या पाई जाती है, फल भित्ति। इसके अंदर ये क्या है, फल। ये क्या है, बीज। और ये क्या है, ये है भ्रूण। अब भ्रूण का निर्माण किससे हुआ, युग्मनज से हुआ। भ्रूण का निर्माण युग्मनज से हुआ। बीज का निर्माण किससे हुआ, बीज का निर्माण है वो बीजांड से हुआ। फल का निर्माण किससे हुआ, अंडाशय से हुआ। और फल भित्ति का निर्माण किससे हुआ, अंडाशय भित्ति के द्वारा हुआ। तो इस तरह से जो पुष्पीय पौधे हैं, जिसको हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनमें इस तरह से जनन की क्रिया संपन्न होती है। और एक जो जनक पौधा है उससे संतति पौधे का निर्माण होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण होता है। अब यहां पर ये जो बीज है, अब यदि यह बीज है, इस बीज में क्या हो, अंकुरण। इस बीज में जब अंकुरण होगा तो इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से एक पौधे से
नया पौधा है वो बन जाता है। तो इस तरह से पादपों में और जंतुओं में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है। लैंगिक जनन से संबंधित घटनाएं, हमने इन घटनाओं को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो घटना है उसको निषेचन कहा। निषेचन के अंदर नर और मादा युग्मक का मिलना होता है। और नेक्स्ट थर्ड जो घटना है उसको हमने कहा निषेचन पश्च घटना। इसको हमने 2 भागों में बांटा, युग्मनज का निर्माण और भ्रूणोद्भव। इस तरह से लैंगिक जनन के द्वारा एक जीव से नए जीव का निर्माण होता है, एक पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है। हमने कंप्लीट प्रोसेस को पढ़ने का प्रयास किया। अब इसके अंदर और जटिलतम जो घटनाएं हैं इसको हम नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर पुष्पीय पादों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर है वो मनुष्य के अंदर हम लैंगिक जनन को डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो हमने लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं पढ़ी है कि ये घटनाएं होती है, किस घटना में क्या होता है। लेकिन अब पुष्पीय पौधों के अंदर कंप्लीट लैंगिक जनन कैसे होता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। और मनुष्य के अंदर जो लैंगिक जनन की क्रिया वो किस तरह से संपन्न होती है स्टेप बाय स्टेप हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के साथ कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, यह चैप्टर है वो फिनिश होता है। और इसी के साथ मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड गेट फर्स्ट गेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, वे विद्यार्थी घर बैठकर इस YouTube चैनल के माध्यम से जो NCERT बेस्ड बायो है उसका अध्ययन सुचारू रूप से कर सकें, अपना जो अध्ययन है वो कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा आपने अभी तक यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाकर नोटिफाई करें, ताकि नेक्स्ट जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास है वो इस वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।